सखी सहेली। सखी सहेली। सुनने वाली सभी सखियों सहेलियों को दीपा माहेश्वरी और रेणु चतुर्वेदी का नमस्कार। रेणु जी, हमारे लगता है कि बहुत सारी हमारी जो सखियां हैं कुछ चाय पी रही होंगी, कुछ तैयारी में लगी होंगी, कुछ हो सकता है अभी सोकर उठी हो, थोड़ा अलसा रही हो, है ना। सर्द मौसम कहीं कहीं शुरू हो गया है उत्तरी क्षेत्रों में, तो चाय की चुस्कियां तो बनती है जी। और चाय के साथ रेडियो जब सेट साथ में हो और सुंदर सुंदर प्रोग्राम और सुंदर गीतों से, और देखिए हम पहुंच गए 3 बजे और हम हाजिर हैं। जी हाँ, तो आज हम बात करेंगे, करियर की बात है, करियर का दिन है, तो करियर गाइडेंस में हम मानव संसाधन प्रबंधन के बारे में बात करेंगे कि आजकल बड़ा ज़रूरी हो गया है, किसी भी मतलब नौकरी की बात हो या सेक्टर की बात हो उसमें, और वहीं पर इंटर्नशिप आजकल बच्चे बहुत कर रहे हैं, तो उन्हें क्या क्या देखना होता है उसके बारे में हम थोड़ी बात करेंगे। और वहीं एक और बड़ी चीज़ें हैं जिसमें कि बच्चों में एक होड़ रहती है कि हम कैसे अव्वल आए यानी फर्स्ट आए, और कभी कभी उसमें वो कैसे स्वार्थी हो जाते हैं, इस सब के बारे में भी बात करेंगे जी। वही हम बात करेंगे कि जैसे कि बड़ा सामान्य सा तरीका आजकल हमारे लिए संचार या बातचीत के लिए मैसेज करते हैं हम, संदेश एक दूसरे के पास भेजते हैं, तो उनमें हम किन किन चीज़ों का ख्याल रखें। और उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि आज हम सखियों से मिल रहे हैं और अखिल भारतीय हस्तशिल्प सप्ताह शुरू हुआ है, तो इसकी भी ढेर सारी बधाई हमारी सखियों को जी। और रेणु जी, ये पूरे देश में 8 सितंबर से 14 दिसंबर तक अखिल भारतीय हस्तशिल्प कला, जैसे आपने बताया, सप्ताह मनाया जाता है और देश के सभी राज्यों में मनाते हैं ये, जिससे कि लोगों में हस्तशिल्प के बारे में जागरूकता भी बढ़े और इसका महत्व भी समझ में आए कि क्यों ये शिल्पकार और इनके ये क्या बनाते हैं और क्या क्या चीज़ें, क्या क्या पारंपरिक चीज़ें हैं, वस्तुएं जो आज भी हमारे घरों में हैं, कहीं खूबसूरत सी लिए हुए साड़ियाँ वगैरह भी। हम बहुत सारी बातें करेंगे इसके बारे में, लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि हमारे बच्चों को नहीं पता होता है, क्योंकि हस्तशिल्प की अगर हम बात करें तो चूंकि हाथ से बनते हैं तो जाहिर है कि वो महंगे होते हैं, क्योंकि उसकी दूसरी प्रति नहीं बन सकती वैसी ही जैसे कि एक हाथ से बनी थी जी। मशीन की बात और होती है, जाहिर है कि उसमें ढेर सारी चीजें एक साथ बनती हैं, तो थोड़ा सा उसका दाम कम होता है, तो ज्यादा प्रचलन में आ जाती हैं। लेकिन हस्तशिल्प की अगर हम बात करें तो वाकई बहुमूल्य होती हैं, वैसे मूल्य के मामले में भी, और उनकी जो कीमत की अगर हम बात न करें तो सिर्फ बनाने में जो मेहनत लगती है और जो हमारी धरोहर है उस मायने में वो हमारा खजाना है जी। और ये देखा जाए तो हमारे कारीगरों के हिसाब से अगर उनके नज़रिए से देखें तो बहुत महत्वपूर्ण होता है इस सप्ताह, क्योंकि यहाँ पर ये वो समय है जब प्रदर्शनियाँ, यूं तो अभी कोरोना काल है तो प्रदर्शनी हो नहीं पा रही, लेकिन जब होती है तो देश विदेश के कई लोग आते हैं, कई सारे यहाँ पे आयोजन होते हैं और इनकी बनी हुई चीज़ें हम अपने आंखों से सामने देख सकते हैं। जी हाँ, बहुत सारी प्रदर्शनियों में ऐसा भी अब करने लगे हैं कि उनको वहां पर तुरंत बनाते हुए भी दिखाते हैं कि वो किस तरह से लाख की चूड़ियां बना रहे होते हैं और तरह तरह की सुंदर सुंदर चीजें बनाते हैं। वैसे ही कुछ चूड़ियों पर जैसे रेशम चिपकाना होता है उसमें, वो भी वहां तुरंत बनाते हैं, आप जैसा चाहे वैसे। या जैसे मोजड़ी की बात आती है, जूती जिसको भी बोलते हैं पंजाब की, वो भी वहां पर तुरंत बनाते हैं। आप जिस रंग का शेड लेके जाएं, आपके कुर्ते में अगर 3 रंग है, साड़ी में 4 रंग है, तो वैसा 4 रंग लगा के बिल्कुल वहीं के वहीं तैयार करके आपको दे देते हैं जी। तो एक तो बनते हुए देखा जाता है इन सारी चीजों को, तो ये हस्तशिल्प की जो चीजें हैं उनकी जगह जगह की है। जैसे कि अगर हम बात करें तो मधुबनी पेंटिंग की बात है, या जो भी साड़ी पर उस पर पेंट करते हैं वो भी वहां पर पेंट कर रहे होते हैं, तो आप उनको देख सकते हैं जी बिल्कुल। और एक तरह से और महत्वपूर्ण है ये, जैसे कि आपने बताया कि युवा पीढ़ी को जानकारी मिल जाती है, तो संस्कृति और परंपरा से वो जुड़ते भी हैं, और जब जुड़ाव बनती है तो पहचान भी समझते हैं और उसके महत्व को भी वो बहुत ज्यादा समझते हैं, उसकी खूबसूरती को अपनी आंखों से देखते हैं। ऐसे यूं ही सिर्फ देख लेना वो ललक नहीं पैदा करता है कि हमारे पास ये चीज हो, हाँ उसको जब हम सामने से देखते हैं तो वाकई बड़ा अच्छा लगता है ये, क्योंकि हमारी धरोहर है। तो जैसे हमने अभी बात की कि मधुबनी
मधुबनी पेंटिंग की बात है, या साड़ी में भी उसकी कलमकारी की जाती है। इसी तरह से हर प्रांत का अपना एक विशेष महत्व है और उसकी पहचान है जी। जैसे कश्मीर की अगर बात करें रेणु जी, तो वहाँ की कढ़ाई की हुई शॉलें या साड़ियाँ या गलीचे कितने प्रसिद्ध हैं। जब जाते हैं घूमने तो लोग जरूर कुछ न कुछ चीज लेकर आते हैं। और वहाँ पर पेपर मैशे का भी बहुत काम होता है, उसकी तरह तरह की चीजें इतनी हल्की होती हैं, डिब्बियां होती हैं छोटी छोटी, हम उपहार के लिए भी लेकर आते हैं, घंटियां बनती हैं, बहुत सुंदर लगती है। पश्मीना सिल्क की जो शॉलें हैं वो भी बहुत प्रसिद्ध हैं। पश्मीना का शॉल होता है जो ऊनी होता है, और वहाँ का सिल्क थोड़ा अलग ढंग का होता है। वहाँ की कढ़ाई बहुत अलग ढंग की होती है। हम लोग जब कढ़ाई सीखते भी थे तो कश्मीरी स्टिच एक तरीके का वो मतलब कढ़ाई का एक तरीका ही है जो कश्मीरी कहा जाता है। जी। है ना? और जैसे आपने बताया राजस्थान की तो बांधनी की साड़ियां हैं, वो प्रसिद्ध है। टाई और डाई का काम बहुत प्रसिद्ध है। टेराकोटा के बर्तन भी यहाँ के प्रसिद्ध होते हैं, और एक खास नीले रंग के बर्तन रेणु जी वहाँ पे बहुत सारे अलग अलग वासेस या कहें कि बड़े बड़े कटोरे या सेट होते हैं। पूरा जो चाय की केटली और चाय के कप, उस तरह के सेट भी मिलते हैं। बहुत सारी चीजें, वो खास नीला चमकीला कलर के। बांधनी की बात की तो वहीं पर अगर हम अपने प्रदेश की बात करें तो गुजरात भी बांधनी के मामले में बहुत है। बांधनी में यहाँ का भी काम बहुत होता है। वैसे ही कच्छ की जो जूनागढ़ की कढ़ाई होती है, एम्ब्रॉयडरी बिल्कुल अलग ढंग की होती है और बहुत मेहनत वाली होती है। उसको सिंधी स्टिच भी कहते हैं, और वहीं पर कच्ची काम भी उसे बोलते हैं। फिर अगर हम बात करें राजस्थान की, हमने बात की तो वहाँ पर फुलकारी जो होती है, वो जो कढ़ाई होती है वो बिल्कुल अलग ढंग की होती है। उनकी जो हस्तशिल्प का तरीका बिल्कुल अलग है। जी। और इसी तरह अगर आंध्र प्रदेश की बात करें तो पोचमपल्ली की सिल्क साड़ियाँ बहुत प्रसिद्ध है यहाँ की, और महाराष्ट्र की जैसे पैठणी, बिल्कुल ऐसे ही अगर हमने सभी जानते हैं कांजीवरम है। वहीं अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो चंदेरी है, चंदेरी सिल्क होता है, चंदेरी कॉटन होता है। और फिर हम प्रदेशों के अलग, सामान्य तौर पर सभी जानते हैं कि लखनऊ की चिकनकारी हो, चाहे बनारस की बनारसी साड़ी हो, ये सारी हस्तशिल्प ही हैं जो हमारे अलग अलग ढंग से होते हैं। और ये इसमें सिर्फ कपड़ों की ही बात नहीं है, कपड़े तो हैं ही अलग अलग तरीके के। ढाका का मलमल कितना प्रसिद्ध है, ये सारी चीजें पहले हाथ से ही बनती थी। और गुजरात का भी सूती कपड़ा बहुत प्रसिद्ध है, बड़े खास तरीके से होता है। तो उसके साथ साथ ये तो कढ़ाई या उसकी बात हो गई, उसके साथ साथ बहुत सारी और चीजें हैं, जैसे नक्काशियों की अगर हम बात करें। जी, केरल की जैसे हाथी दांत की नक्काशी, ये बहुत प्रसिद्ध है। और बेत असम का हो, या बहुत सारे क्षेत्र में अब तो बनने लगे जहाँ पे बांस उपलब्ध है। जहाँ बांस है तो वहाँ पे बांस के फर्नीचर भी तो क्या बनते हैं, मतलब आप कहिए कि पूरा का पूरा आप घर भी बनाना चाहो तो बन जाते हैं, इतना प्रसिद्ध होता है। हाँ, वैसे ही उड़ीसा का भी ऐसे ही बांस की चीजें बड़ी खूबसूरत बनती हैं। चटाई वगैरह भी बिल्कुल अलग तरीके की होती है वहाँ की। आपके घर के कमरों को सजाने के लिए बड़े सुंदर सुंदर चीजें मिलती हैं। वहीं पीतल की अगर हम बात करें तो अन्य मैसूर वगैरह में तो है ही, उसके साथ साथ नक्काशी जो होती है खास तरीके की, वो ये फिरोजाबाद की जैसे चूड़ियों की अगर हम बात करें, वैसे ही मुरादाबाद के पीतल के बर्तन और वहाँ की नक्काशी और उसके लैम्प शेड्स बहुत सुंदर होते हैं। वैसे ही तमिलनाडु के में भी पीतल की मूर्तियां कई बनती हैं, बिल्कुल बनती हैं। ऐसे उड़ीसा का अलग तरीके का बनती है मूर्तियां पीतल की, लेकिन बिल्कुल अलग तरीका होता है। वैसे ही अगर चांदी की नक्काशी की अगर हम बात करें तो उसमें फिर भावनगर की जो होती है, गुजरात की, बहुत बारीक, ऐसे ही उड़ीसा की भी होती है, बड़ी बारीक और बहुत हल्के, उसमें बड़ी खूबसूरत जाली का काम करते हैं। चांदी की मतलब धागे जैसे लगता है धागा से बना दिया है, जैसे बहुत खूबसूरत बनाते हैं। तो ये एक तरीका है, हमारी जो धरोहर है, हमारी जो कला है, उसको इस तरह से संजोना और इस तरह से सप्ताह मनाकर उसको उसकी फिर से याद करना कि क्या क्या चीजें हैं। बिल्कुल। और ये कलाएं तो रेणु जी सालों साल पीढ़ी दर पीढ़ी चली ही आ रही हैं, और हमारे लाखों शिल्पकारों को इन्हीं की वजह से रोजगार भी मिल रहा है। वो काम करते हैं और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी से तीसरी आ रही। तो ये धरोहर को हमें देखना तो जरूरी है, ये सुरक्षित रहे, संरक्षित रहे, ये भी हमारे लिए उतना ही जरूरत है। बिल्कुल। तो और सबका तरीका इतना ज्यादा अलग है कि क्या कहा जाए उसको। और सबकी खूबसूरती, सबका कलर, रंगने का तरीका, रंगों का संयोजन जो होता है, मिलाप जो होता है कि किसके संग कौन सा रंग लगाएंगे। अगर आप दक्षिण भारत की तरफ जाएंगे बिल्कुल अलग रंग आएगा, वहीं राजस्थान जाएंगे तो बिल्कुल अलग रंग आता है। चटक लाल और पीला इस्तेमाल करते हैं, दक्षिण जाते हैं तो हम बैगनी और केसरिया रंग इस्तेमाल करते हैं। तो कहीं ना कहीं दीपा एक बात और है, अगर अभी हम जैसे अगर हम किसी और प्रांत में जाएं, जैसे दक्षिण हम जब जाते हैं तो दिखता है कि वहाँ की जैसे पेड़ पौधे भी अगर देखेंगे आप तो शायद वो उन्हीं से रंगों को लेते हैं। वहां पर बड़ा, अभी बेंगलोर की बात है कि इतनी
चटक हरी रंग की पत्तियां जी। और उस पर बिल्कुल चटक केसरिया रंग के फूल। तो लगा कि बिल्कुल जैसे किसी ने साड़ी पहन रखी है इसी जी, कॉम्बिनेशन जी, की, जी। इसी उसकी, और जैसे बिल्कुल वो बिल्कुल केसरिया साड़ी होती है, उस पर उनका हरे रंग का बॉर्डर होता है, बिल्कुल गाढ़ा हरा। तो बड़ा अच्छा लगा देखकर कि शायद यहीं से रंग लिया था। जी। ऐसे ही बैगनी के हरे के संग बैगनी रंग दिखा, तो बिल्कुल इसी रंग की साड़ियां भी होती हैं। बैगनी बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। तो बिल्कुल। ये कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि प्रकृति से हम बहुत कुछ चीजें लेते हैं, सीखते हैं जी। और अपने जीवन में उसको उतारते है ना? हैं। और अगर जैसे इन सप्ताह की ही जी। बात करें तो इस सप्ताह में कई सारे, सिर्फ इन्हीं प्रदर्शनी ही नहीं होती है, जी। वहाँ पे उनकी समस्याएं क्या हैं, हमारे जी। कारीगरों के, बुनकरों के, उनके बारे में विचार विमर्श होता है, कैसे उसका समाधान निकाला जाए और क्या ऐसा किया जाए कि इनके प्रोत्साहन मिले और ये जी। काम इनका बनता रहे और ये होता रहे, कहीं वो परेशानी में आकर इस काम को रोक ना दे। और ऐसा ना हो कि ये जो हमारी कला है वो कहीं विलुप्त हो जाए, समाप्त हो जाए और गुम हो जाए। तो हम चाहते हैं कि ये बढ़ती रहे। तो इसके लिए ये तो हो गई प्रशासन शासन की बात दीपक, लेकिन हम अपने श्रोताओं से, अपने दोस्तों से ये गुजारिश करते हैं कि इन सब चीज़ों को खरीदें और ज़्यादा से ज़्यादा इनको प्रोत्साहित करें कि हाँ, जिससे कि जब खरीदेंगे हम, जाहिर है हर चीज़, देखो क्या होता है ना कि कोई भी चीज़ होती है, कला भी तब तक चलती है जब आपका पेट भरा हो, है ना? तो बात हो जाती है कि रोजी रोटी की बात जब आती है, तो जाहिर है अगर आपको बहुत नुकसान हो रहा है तो आप कब तक उसको संजोएंगे, कब तक संभालेंगे? तो इसमें कहीं ना कहीं जो हमारी जिम्मेदारी है, हमारा जो हक है, वो हमें अपना कर्तव्य निभाना चाहिए जी। है ना? और साथ में इन्हें अब सारी चीजें सिखाई जा रही हैं, तकनीकी ज्ञान भी सिखाया जा रहा है रेणु जी इनके, ताकि वो ऑनलाइन बेच सके अपना सामान और किस तरह से सोशल मीडिया का अब वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि फोन तो सबके पास है। अब वो चाहे छोटे शहर में रह रहा हो या बड़ा, हर इंसान के पास फोन है, लेकिन उसका इस्तेमाल वो कैसे करे, कैसे अपनी चीजों को वो दिखा सके ऑनलाइन लोगों को, ताकि पहले जो उनको बहुत कम सामान उनका बिकता था, कम दामों में भी उन्हें बेचना पड़ता था क्योंकि उन्हें अपना पेट भरना है, लेकिन अब इन सब चीज़ों की वजह से जहाँ जैसे ही उन्होंने तकनीक को अपने काम के साथ में मिलाया, तो उनको ऑर्डर देश के भी मिल रहे हैं, विदेश के भी मिल रहे हैं और इस तरह से ये चीज़ बढ़ती चली जा रही है, इसकी प्रगति भी होती जा रही है। हाँ, बिल्कुल होगी और नया आयाम तो मिला है, लेकिन सब तक ये बात पहुंचे, ये हमारी भी कहीं ना कहीं जिम्मेदारी है कि हम उन्हें जागरूक करें। हमारे आसपास कोई अगर ऐसा है जो ऐसा काम करता है, तो हो सकता है कि उन्हें उतनी जानकारी ना हो, तो हम भी कर सकते हैं मदद इस मामले में। और फिर जैसे तुमने कहा कि बाजार तक जा तो रहा है, लेकिन खरीदे कौन? तो हम फिर गुजारिश करेंगे कि खरीदने की जिम्मेदारी हमारी है, हमें उसको खरीदना चाहिए। ये आप ना सोचे कि ये मशीन से बनी हुई चीज़ है, सस्ती मिल रही है तो हम ले लें। ठीक है, आप 4 की जगह 1 ही रखिए, लेकिन आप देखिए कि आपको ये जो उनका जो हाथ की कारीगरी है, वो जो एहसास है, वो संवेदना जो आप तक पहुंचेगी, उसका स्पर्श बिल्कुल अलग होगा। और वो जब आप घर में लगाएंगे, आपके जैसे आपके खुद के हाथ की बनी हुई चीज़ से कैसा लगाव होता है, तो वैसे उसको आप अपना समझे, फिर देखिए कितना अच्छा लगता है। बिल्कुल। तो हम उम्मीद करते हैं कि अखिल भारतीय हस्तशिल्प सप्ताह जो शुरू हुआ है, वो जो हमारे लिए संदेश है, वो हम अपने लिए ध्यान जरूर रखेंगे, है ना?
भाई क्या बात है। ये घूमर घूमर का डांस तो दीपा बहुत सारी चीजें याद आ गई ना। जैसे राजस्थान का बिल्कुल अलग तरह की मीनाकारी होती है, वहाँ के गहने बिल्कुल अलग ढंग के होते हैं। वैसे ही अभी पता है पाटन का पटोला बड़ा प्रसिद्ध है। बहुत और पटोले में बड़ी खास बात यह है कि उसको इस ढंग से रंगते हैं कि जब वो उसकी बुनाई करते हैं तो वैसे अपने आप डिजाइन बनती है। ये बड़ी खूबसूरती है, बहुत सुंदर भी लगते हैं। हाँ, बहुत महंगी होती है वो साड़ियाँ, लेकिन अपने आप में बड़ी अद्वितीय हैं। तो सब जगह है, जैसे कि ब्लॉक प्रिंटिंग है, मतलब बहुत सारी चीजें हैं हमारे देश में जो तरह तरह से बनती हैं, और सब तरह की बूटे और सब चीज बिल्कुल अलग अलग होता है। पता चल जाता है ये इस प्रांत का है ना। और जब इस प्रदर्शनी में जाते हैं, चीजें लेकर आते हैं, तो मजा आ जाता है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। लेकिन जो बात आती है कि इसमें भी पहले कहीं ना कहीं ये होड़ रहती थी ना हम लोगों में कि हमारे पास हाथ की बनी हुई चीज ज्यादा है या हमारे खुद की बनाई हुई चीज है ना। तो हर चीज में कहीं ना कहीं एक प्रतिस्पर्धा की भावना रहती है, प्रतिस्पर्धा की भावना रहती है, प्रतियोगिता की भावना रहती है। तो ये तो आमतौर पे हमारे यहाँ आसपास में रहती ही है सब में ना। लेकिन ये प्रतिस्पर्धा की भावना अगर अच्छे ढंग में है तब तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कभी कभी अगर ये गलत दिशा में चली जाती है तो बड़ा गड़बड़ हो जाता है ना। जी, कहीं कहीं देखने को मिलता है ना ऐसे रेणु जी की बच्चा छोटा ही रहता है, लेकिन माता पिता को लगता है बेटा अच्छे से पढ़ो क्योंकि क्लास में नंबर 1 आना है, अच्छा मार्क्स लेकर आना है। अब वो बच्चा तो है छोटा, उसे क्या पता है कि नंबर 1 या नंबर 2 क्या है। लेकिन अगर बार बार उसे ये बोलते रहे हम कि अच्छे से पढ़ो, तुम्हें देखो क्लास में नंबर 1 आना है, या उसे उस चीज के लिए फिर हम कहीं नहीं ऐसा देने लगा, हम बोलते हैं कि तोहफा देंगे तुम्हें, ये गिफ्ट देंगे, तो ये जो आदत है बच्चे की, आदत लग जाती है उसे कि हाँ ठीक है मैं ये कर देता हूँ लेकिन इसके बदले में मुझे मिलेगा क्या? मिलेगा। बिल्कुल सही बात है। इसमें कहीं ना कहीं हम उसको पहले से ही एक लालच की आदत डाल रहे हैं कि कुछ भी अगर करना है तो उसके बदले में उसे कुछ चाहिए। ये तो अलग बात है कि हम ब्लैकमेल करने लगते हैं, या जैसे हमें घर से कहीं जाना होता तो भी हम बच्चों से कहते हैं बेटा हम तुम्हारे लिए टॉफी लेकर आएंगे, चॉकलेट लेकर आएंगे, ठीक है 1 घंटे रह लेना मम्मी पापा के बगैर। तो इस तरीके की आदतें तो अलग हैं, वो भी गलत है। लेकिन उसके साथ साथ जो हम बात कर रहे थे कि एक होता है कि बच्चा प्रथम आए क्लास में, कक्षा में, और उसके साथ साथ सबसे अधिक नंबर आए, 99 तक तो आना ही चाहिए। ये जो हम एक सीमा रेखा बना देते हैं, उसका जो दबाव है वो बच्चों पर बहुत ज्यादा रहता है। आगे चल के हो सकता है कि उसमें वो स्वार्थ की भावना बढ़ने लग जाए, क्योंकि जब बार बार वही उसके मन में रहेगा ना कि मैं क्लास में फर्स्ट आऊंगा, छोटा है जब तक, तो वो यही सोचेगा ठीक है मुझे इसके बदले में कुछ ना कुछ तोहफा मिलेगा घर से। कुछ नहीं, अगर तोहफे की बात अगर हम छोड़ भी दें तो कम से कम ये रहता है उसके मन में कि हाँ मम्मी पापा बहुत खुश हो जाएंगे, हमारी कक्षा में बड़ी तारीफ होगी। चलिए एक तो बाल सुलभ खुशी है कि लगता है कि हाँ मम्मी पापा को हम किसी तरह से खुश कर लें, या कक्षा में सब लोग हम जब खड़े हों तो तालियां बजाएं। हो सकता है तब तक ये मन में यही भाव रहे कि हम प्रथम आएंगे तो ऐसा होगा, है ना। जी, अब हम जब ये बात करें तो घटना याद आ रही है रेणु जी कि हमारे एक परिचित हैं, उनका बच्चा छोटा, उसका नाम रौनक था है यानी, और दोनों को बहुत लगता था ये कि अच्छे से पढ़ो, अच्छे से लेकर आना, अच्छे नंबर लेकर आना। ठीक है बच्चा छोटा है, उसको बोलते थे। उसके बाद और लगातार अगर एक ही चीज हम किसी बच्चे को बोला जाए तो उसके मन में वो बात घर करने लग जाती है कि हाँ यही सही है, यही मुझे करना है। क्योंकि जब छोटे रहते हैं तो माता पिता की ही बात हम मानते हैं और सुनते हैं। ये चीज उसको होने लग गई, धीरे धीरे उसके अंदर ये होड़ आने लग गई कि हाँ मुझे फर्स्ट ही आना है। अब जब उसको क्लास में बुद्धिमान भी था है वो बच्चा, तो
अच्छे नंबर भी लेकर आता था। अब हर बार वो किसी न किसी लालच पे या कभी न कभी उसे कुछ तोहफ़ा मिल भी जाया करता था घर में। फिर ये हुआ कि जैसे-जैसे वो बड़ा होने लगा, तो अब उसको इतना होने ये हो गया मन के अंदर स्वार्थ इतना आने लगा कि मैं जो पढ़ रहा हूँ किसी को पता ना चले, मैं क्या पढ़ रहा हूँ, मैं क्या तैयारी कर रहा हूँ किसी को पता ना चले। क्लास में वो जवाब भी सब दे, सब बताए, लेकिन कभी किसी के साथ कुछ चीज़ को शेयर करना उसे अच्छा नहीं लगता था। अब आगे बढ़ा और बड़ा होने के बाद उसको नौकरी भी लग गई। नौकरी में ये आगे चल के ऐसा कुछ हुआ उसके साथ कि वो कुछ भी चीज़ शेयर नहीं करना चाहता था, क्योंकि कई-कई काम ऐसे होते हैं ना जहाँ पे टीम से रिलेटेड काम होते हैं, हम पूरा एक ग्रुप बना करके काम करना होता है। लेकिन इसको आदत ही नहीं थी कि चीज़ों को, अपनी नॉलेज को या जो प्रोजेक्ट कर रहे हैं उसमें भी जहाँ आपको भई टीम अगर आप हो तो आपको अपने जो दूसरे सारे सहकर्मी हैं उनके साथ ये चीज़ें बतानी पड़ेगी कि हम किस प्रोजेक्ट में मैं मेरी तरफ से कैसे काम कर रहा हूँ। ये उसने किया नहीं और हाल ये हुआ कि उसकी ज़िद और उसके ये स्वार्थ की भावना की वज़ह से, चाहे हम अब उसे जो भी कह लें, लेकिन उसे नौकरी से भी हाथ धोना पड़ा। तो ये हद ना चली जाए कि हम अपने भविष्य को ही नुकसान में ले लें। बिल्कुल, यानी कि हम अपनी असफलता के लिए खुद ज़िम्मेदार हो जाते हैं, क्योंकि हमने एक सीमा रेखा में अपने आप को बाँध लिया। जी। क्योंकि आप जब तक ये विचारों को खुला नहीं रखेंगे या आप जो भी आपका निर्णय है या आपने एक सिद्धांत बना लिया है जीवन का, जी। ठीक है, जैसे उन्होंने एक सिद्धांत बना लिया कि उसको प्रथम आना है और प्रथम आने के लिए जो-जो संभावनाएँ हो सकती थी उसने सारे दरवाजे बंद कर लिए और अपने आप को समेट लिया। तो इसकी बात वही है कि आप किसी भी सिद्धांत में कोई भी आप अपना एक, जैसे ज़िंदगी का हर आदमी एक आदर्श बनाता है, एक सिद्धांत बनाता है, एक नियम बना लेता है, लेकिन आप इस हद तक उसमें ज़िद ना पकड़ लें या इतने ज़्यादा इसी को रूढ़वादिता भी कह सकते हैं कि इतने रूढ़ी ना हो जाएँ आप, इतने रिजिड ना हो जाएँ कि आपके पास कुछ भी एक सुई भी ना आ सके, है ना? बिल्कुल, तो बिल्कुल। वातायन को खोल के रखिए, अपनी खिड़कियों को खोल के रखिए, अपने विचारों की, अपने जो भी चीज़ें हैं उनके बुद्धिमानी की खिड़की को खोल कर रखिए, ताकि और भी विचार आ सकें और आदान-प्रदान होता रहे, तभी वायु शुद्ध रहेगी, है ना? बिल्कुल। और यहाँ पर पेरेंट्स का, माता-पिता का बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है जी, उनका रोल। बिल्कुल उनकी भूमिका तो इतनी महत्वपूर्ण है ही, क्योंकि जो ये वाली बात है ना, हर बच्चे की अपनी एक अलग गुणवत्ता होती है, जी। गुण होता है, उनके में एक कौशल होता है। जो कौशल है उसको आप निखारें, ना कि आप अपनी जो भी चीज़ है उसको पूरा करने की उनसे कोशिश करें, पूरा और करवाएँ। ये ज़रूरी थोड़ी कि हर चीज़ में फर्स्ट आना जी। है। कहीं न कहीं जो फर्स्ट हर जगह भी आता होगा जी। तो कोई तो एक क्षेत्र होगा जहाँ पे उसको कुछ कम आता होगा। जी। तो कार्यक्षमता हर जगह बिल्कुल नंबर 1 पर हो, ये तो ज़रूरी नहीं है। एक बात और है कि ऐसा नहीं कि आप कक्षा में प्रथम आ गए तो आप सबसे ज़्यादा बुद्धिमान हैं। हो जी। सकता है आपसे ज़्यादा बुद्धिमान है, लेकिन उसने उतनी मेहनत नहीं की, उसको नहीं आना था नहीं प्रथम। आना था, जी। तो बच्चा आपका प्रथम आ रहा है, लेकिन उसको बराबर ये समझाते रहें कि हो सकता है बेटा तुम्हारा कोई मित्र जो है वो तुमसे ज़्यादा समझदार हो, तुमसे ज़्यादा बुद्धिमान हो। नंबर केवल सबसे कक्षा में प्रथम आने का मतलब नहीं है कि आप सफलतम हैं। जी। आप ही सिर्फ सफल हैं, बाकी सब असफल हैं, है ना? ऐसा नहीं कि आप अभी कक्षा में अगर 40 बच्चे हैं, तो इसका मतलब नहीं कि 39 बच्चे जो हैं वो बेवकूफ़ हैं। जी। तो उनकी अपनी क्षमताएँ हैं, तो नंबर ही आना ही सब कुछ नहीं है। तो ये जो अव्वल आने वाली जो बात है, वो ज़िद है, वो माता-पिता को छोड़नी होगी, बच्चे तो अपने आप छोड़ देंगे। जी। क्योंकि हमारी जो ज़िद होती है वही बच्चों के ऊपर रहती है और उसी को वो पूरा करने में अपनी वो ज़िद मान लेते हैं बाद में। जी। रहती हमारी है मूल रूप से, अगर हम देखें अभिभावक तो उन्हीं की इच्छा होती है, फिर वो बच्चे उसको अपना सपना मान लेते हैं। बिल्कुल। तो बच्चों को ऐसे सपने दिखाएं, उनको बिल्कुल स्पष्ट रखें कि देखो ये है, तुमको ऐसे करना है, करो, नहीं करना है मत करो। उनको बता दें कि अगर आप प्रथम आएंगे तो आपको क्या मिलेगा, या आप अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको क्या मिलेगा, है जी, ना? जी। तो कभी-कभी ऐसा भी होता है कि आप बच्चा जो पढ़ के गया है बहुत अच्छे से आता है, वही उस बार आ गया परीक्षा में और वो प्रथम आ गया। बिल्कुल। हो सकता है जो कुछ बच्चे हैं जिन्होंने 2-4 ही छोड़ा था वही आ गया। वही आ गया। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, परीक्षा है, परीक्षा हर समय आप प्रथम आएँ ये ज़रूरी नहीं है। तो ये सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से समझना होगा और बच्चों को हर चीज़ दिखानी चाहिए, सिर्फ़ उजाला-उजाला ना दिखाएँ, नहीं, है ना? बिल्कुल नहीं। और जैसे कि हम घर में जब बच्चा आता है स्कूल से, इन दिनों तो नहीं, लेकिन जब वो स्कूल से आता है लौट कर, तो फटाक से हम माताओं की आदत होती है। जी। क्या किया आज, क्या किया, ये क्या, क्लास में क्या हुआ, होमवर्क क्या दिया? तो ये थोड़े सवालों में भी अगर बदलाव कर लेना, बहुत ही छोटे बच्चों के साथ, कि तुमने आज कुछ शेयर किया, तुमने क्या बनाया, क्या अपने फ्रेंड को दिखाया, अगर इस तरह से छोटे-मोटे ये हल्के-फुल्के बदलाव अगर हमारे अंदर, जैसे आप बता रही थी कि माता-पिता को चाहिए बिल्कुल, कि 100%। आप बदलें। बिल्कुल, तो अगर हम 100% बदल जाएँगे तो देखो ये जो सवाल है ना, हम सवाल तो करते हैं, बिल्कुल सही बात है कि हम सवाल करें, बिल्कुल करिए, लेकिन बच्चा जवाब क्या दे रहा है?
बच्चा कभी-कभी जवाब देता है, वो भी सही देता है कि हाँ, बच्चे ने मम्मी मैं टिफिन ले गया था, मेरा एक दोस्त नहीं लाया था तो मैंने आधा उसे खिला दिया। हम सिखाना शुरू करते हैं कि तुमने क्यों खिला दिया? इसका मतलब तुम भूखे रह गए थे, तुम्हें नहीं खिलाना चाहिए। तो आप देखिए कि हम क्या बीज क्या बो रहे हैं। हो सकता है कि बच्चे ने शुरू में बातें बताई हों, अब हो सकता है अगली बार वो झूठ बोलना शुरू करेगा कि अच्छा बताएंगे तो फिर मुझे सिखाया जाएगा कि ये क्यों किया, वो क्यों किया, वो क्यों किया, वो क्यों किया। तो ऐसा भी होता है, क्योंकि अक्सर देखा है कि बच्चे जो है कभी-कभी टेस्ट में कुछ लिख कर आते हैं और आके कुछ और बताते हैं। क्योंकि वो कहते हैं कि कभी-कभी तो ये भी कह देते हैं कि आज परीक्षा हुई ही नहीं, क्योंकि अभी मम्मी 50 सवाल करेंगी और फिर जवाब देना पड़ेगा, तो इससे अच्छा कह दो झूठ बोल दो। तो भाई देखिए कहीं ऐसा कुछ हो तो नहीं रहा है आपके पास? बिल्कुल। और ये छोटी-छोटी बातें हैं वो थोड़ा छोड़ दें। अभी अगर बच्चा है और वो छोटा है तो उसको छोटा रहने दीजिए, वो धीरे-धीरे सब सीख ही जाएगा। और अव्वल क्या वो भविष्य अच्छा ही होगा अगर हम माता-पिता के तौर पे उनका साथ देते रहें। बिल्कुल, उनको एक सही दिशा बताते रहें, उस दिशा को पे ही चलना है ये ना बताएं, ये सही है ये गलत है, फिर वो निर्णय ले कि हाँ सही पर जाना है या गलत पर। क्योंकि आप ऐसी शिक्षा दें कि वो निर्णय सही ले सके, ना कि आप उसको उंगली पकड़कर उस पर ले चलें। तो कुछ ऐसी परवरिश हो तो बेहतर है। इन दोनों में बहुत बड़ा फर्क है दीपा, है ना, कि हमने सिखा दिया कि बस देखो बेटा यहीं से रोशनी आ रही है, इधर ही जाना। नहीं, आप बताइए कि देखिए अंधेरे में जाने में क्या होगा, मतलब यानी कि आप अज्ञानी रहेंगे तो क्या होगा, नहीं पढ़ेंगे तो क्या होगा, पढ़ेंगे तो क्या होगा। अब आप निर्णय लीजिए कि आपको पढ़ना है या नहीं पढ़ना है ना। एक चीज ये जैसे आप बता रही हैं तो ये लगता है मुझे रेणु जी, आजकल माता-पिता अपने बच्चों को परेशानियों में नहीं डालना चाहते, घबरा जाते हैं कि नहीं 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 ऐसा मत करना, नहीं ऐसे करोगे तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अगर बच्चा जैसे कि छोटा सा गार्डन में फिसल पट्टी है अगर उसमें, तो वो भी उसमें भी वो इतने सारी चीजें बताते हैं कि तुम अभी कपड़ा गंदा हो जाएगा, अभी रुको हम नीचे यहाँ पर ये सामान छोटा सा यहाँ पे कुछ वो लेकर आते हैं साथ में, प्लास्टिक रख देंगे यहाँ नीचे, जब ये रख देंगे या वो पट्टी को पूरा साफ करेंगे तभी बच्चे को खेलने देते हैं। तो इतना महंगा कपड़ा दीपा हम लोग दिलवाते हैं तो उसकी साफ सफाई रखना तो हमारी जिम्मेदारी है ना। तो वो बच्चा इतना संकुचित हो जाता है, वो ना तो सबके बीच में खेल पाता है ना वो बोल पाता है। तो जब ये देखने में आता है तो ऐसा लगता है थोड़ा उन्हें खुलने दें। हाँ, इस विषय पर हम थोड़ा बात करेंगे, लेकिन पहले सुन लेते हैं एक खुला सा गीत। चलिए। इशारा छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा, बदला ये मौसम लगे प्यारा जग सारा, छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा, बदला ये मौसम लगे प्यारा जग सारा, छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा। कहे जीवन भर तेरे लिए मैं गाऊं, तेरे लिए मैं गाऊं, गीत तेरे बोलों पे लिखता चला जाऊं, लिखता चला जाऊं, मेरे गीतों में तुझे ढूंढे जग सारा, छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा, बदला ये मौसम लगे प्यारा जग सारा, छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा।
तेरा आंचल ये, प्यार से मैं भर दूं, प्यार से मैं भर दूं खुशियाँ जहां भर की, तुझको नजर कर दूं, तुझको नजर कर दूं। तू ही मेरा जीवन, तू ही जीने का सहारा, छूकर मेरे मन को दिया तूने क्या इशारा। बदला ये मौसम, लगे प्यारा जग सारा, छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा। तो हम बात कर रहे थे ना कि बच्चे कैसे बिल्कुल अपने आप को किसी एक उसमें बांध लेते हैं, क्योंकि हम इतना टोका टाकी करते हैं या उनको इतना संभाल संभाल के चलते हैं कि बिल्कुल जैसे वो जहां जहां कदम रखे तो नीचे हम फूल रख दें, ऐसा लगता है बिल्कुल। और वो बात बात में पलट पलट के अपने माता पिता को देखते हैं कि हम ये करें या नहीं करें। वो जब वो कहते हैं कि इशारा करते हैं कि हाँ जाओ करो, तभी वो जो जैसे रेती में खेलना ही खेलने की बात हुई, वो तभी जाएंगे जब वो देखेंगे अपने माता पिता को कि हाँ हाँ जाओ, तो ही वो उतरते हैं। या किसी के घर गए हैं तो बिस्किट भी उठाना है तो पूछ के इशारे से पूछ के सच बात है। तो कभी कभी तो बच्चे बहुत ज्यादा सहम जाते हैं, और कहीं कहीं ऐसा भी होता है दीपा कि ऐसे बच्चों में कुछ ऐसी ग्रंथियां भी बन जाती हैं जो बड़ी मतलब दिक्कत वाली हो जाती हैं, जिनका कि कोई इलाज नहीं होता है। कभी कभी तो वो बहुत इस तरह के आज्ञाकारी हो जाते हैं माता पिता के सामने, वहीं जैसे ही पीठ पीछे होते हैं तो बिल्कुल उपद्रवी से हो जाते हैं, यानी कि निरंकुश से हो जाते हैं। तो कुछ ऐसी चीजें थोड़ा सा ध्यान रखें, हर चीज में एक संयम तक ही, एक सीमा तक ठीक है, डांटना हो या प्यार करना हो। जी बिल्कुल बिल्कुल। और अब बात जैसे बच्चों की हुई है, तो हम बात कुछ युवाओं की, स्कूल कॉलेज में जाने वाले युवा की भी बिल्कुल। बात आजकल करते हैं। युवा जो हैं जब पढ़ाई करते हैं तो उसके बाद इंटर्नशिप, जैसा हमने शुरू में बताया कि इंटर्नशिप में क्या क्या ख्याल रखें, इस पर चर्चा करना ही है कि जब बच्चे जाते हैं तो ये बड़ी सामान्य सी चीज हो गई कि उन्हें 6 महीने जैसा कोर्स होता है उस हिसाब से 1 साल का इंटर्नशिप का भी समय होता है। यानी कि ये अगर कॉलेज की पढ़ाई के साथ साथ ही करते हैं तो आगे करियर कैसे बनाना है उसमें वो बहुत सहायता करती है। ये इनका जो अनुभव है ये बहुत इनको सहायता देता है। साथ में ये ऐसा प्रशिक्षण काल हम कह सकते हैं रेणु जी कि एक व्यक्ति को प्रोफेशनल बनाने के लिए समझ लीजिए एक सीढ़ी है ये। हाँ बिल्कुल, क्योंकि इसमें व्यावहारिक ज्ञान दिया जाता है। जो भी विषय आपने लिया है या जो भी व्यवसाय आप चुनने जा रहे हैं उसका व्यावहारिक ज्ञान दिया जाता है। अगर जैसे कि आपको बाजार में मार्केटिंग की अगर आप ले रहे हैं तो 6 महीने के लिए या 1 वर्ष के लिए जैसा होता है अलग अलग संस्थानों का, वहां पर आपको प्रैक्टिकल जाकर व्यावहारिक रूप में सामानों को बेचना होता है और फिर अपना इस तरह से परिणाम देना होता है कि आपने क्या किया और तब आपको नंबर मिलते हैं। जी तो यानी कि जैसा जो आप पढ़ रहे हैं, जो आपने विषय लिया है अपने कॉलेज में, उससे संबंधित ही बिल्कुल आप कंपनी लें या इस तरह का इंटर्नशिप करें तो बेहतर है, क्योंकि यही चीज आपको जो ऑफिस या कार्यालय का है उसके अनुभव से शालीन तो बनाएगा ही, साथ में आपका आत्मविश्वास भी बहुत बढ़ा देता है। बिल्कुल, यानी कि वैसे भी इंटर्नशिप करते समय ये तय कर लेना चाहिए कि आपको किस दिशा में जाना है, जिस दिशा में जाना है, जिस तरीके के सेक्टर में जाना है, जिस तरीके के अनुभाग में जाना है, जिस तरीके के व्यवसाय में आपको जाना है, वही इंटर्नशिप लेनी चाहिए। नहीं तो अगर आप कर लेंगे तो वो आपका 0 हो जाता है। यानी कि सिर्फ इसलिए नहीं कि हमें अनुभव चाहिए या एक सर्टिफिकेट चाहिए तो इसलिए इंटर्नशिप नहीं करनी है। आप अपने लिए सोचें, अपने बारे में सोचें और कहाँ आगे बढ़ना है उस हिसाब से लें। और इस इंटर्नशिप के दौरान जो संस्थान अपने फिर अब ये भी देखती है ना कि इंटर्न की क्या कर रहा है, कैसा कर रहा है, उसकी गतिविधियों पे वो सब ध्यान रखते हैं और उसी के आधार पे वो उन्हें परखता भी है। और कई बार ये भी होता है कि अगर वो बहुत अच्छा है ना तो वहीं उसको एक परमानेंट जॉब का भी ऑफर
वही मिल जाता है। बिल्कुल। तो ऐसा तो लेकिन फिर वही वाली बात है ना कि आपका व्यवहार कैसा है और आपका प्रदर्शन कैसा है, जो भी आप कर रहे हैं उसमें आपकी कैसी गुणवत्ता क्या है, आपके कार्य की शैली क्या है, आपका व्यवहार क्या है। तो इन सब चीजों के लिए बड़ा जरूरी है कि आप पहले ही अपना प्रदर्शन ऐसा करें कि वहीं आपको नौकरी मिल जाए। तो क्या होगा कि 6 महीने जो आपने काम किया तो वो उसमें जुड़ सा जाता है और आपका जो अनुभव है एक नया, फिर नई जगह तलाशना, फिर नई जगह जाना, फिर उन सब को समझना परखना बड़ा मुश्किल होता है। तो ये 6 जो महीना हो या 1 वर्ष जो भी है वो आपका स्वर्णिम काल है। तो इस समय अपनी समय की पाबंदी का पूरा ख्याल रखें, अनुशासन में रहें, जो भी कंपनी के नियम है, कानून है, कायदे हैं, उनका पालन करें और फिर सर्वोत्तम अपना परिणाम दें, है ना? और भी छोटी छोटी बातें हैं, जैसे कि आप अपनी जो निजी बातें हैं वो ऑफिस में ना करें। अगर ऑफिस जा रहे हैं इस काल के दौरान तो वो सब बातों को नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसे में ये लगने लगता है कि भाई ये आया सीखने हैं या बातें या गप्पे लगाने के लिए यहाँ पर आया, सिर्फ अपना यहाँ पर व्यवहार बनाने आया या सामाजिक दायरा बनाना चाह रहे हैं, क्या करना चाह रहा है पता नहीं। क्योंकि है तो वो कॉलेज का युवा, तो उसे वो अपने आप को तो बड़ा समझ रहा है, लेकिन हो सकता है कि वहाँ के उच्च अधिकारी या जो भी ऊंचे पद पर वहां पर हैं या सीनियर्स हैं, उन्हें लगता है भाई इंटर्न है, तुम छोटे हो, तो क्योंकि आप छोटे हैं तो आप उनकी बात सुने, उनके जितने निर्देश हैं उनका पालन करें, तो आप समझ भी जाएंगे और किस तरह से हमें काम आगे करना है वो भी आपके लिए आसान होती जाएगी। इसके साथ एक बात और है कि जैसे कि बोला कि अभी हम पढ़ के निकले होते हैं ऐसे समय पे जब युवा, तो उनके में अथाह ज्ञान भरा होता है, तो वो सोचते हैं कि जो ये नौकरी में जो लोग, जैसे आपने कहा ना कि दीपा जी के उच्च अधिकारी हैं, वहां पर हो सकता है वो 10 साल पहले पढ़ के निकले हों, तो आप सोचते हैं आपके समय की पढ़ाई वैसी थी, छोड़िए अब ऐसी है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आप अपना जो वर्तमान का ज्ञान है वहां पर उंडेलना चाह रहे हैं, वहां पर प्रदर्शित करना चाह रहे हैं, ऐसा मत करिए, क्योंकि अनुभव का अपना एक खजाना होता है, आप उनसे सीखें। कुछ आपको समझ में आता है तो बड़ी शालीनता से उन सारी चीजों को रखें, कहीं ऐसा ना हो कि कहीं वहां पर टकराहट की स्थिति आ जाए। तो कुछ इस तरीके का ये बहुत हद तक हमें लगता है कि कार्यालय के लिए, जैसे कि बच्चों के लिए स्कूल में प्री नर्सरी होता है ना, स्कूल में नर्सरी से पहले प्ले वे में ले जाते हैं, तो वहां उठना बैठना सिखाते हैं। ये बिल्कुल कार्यालय की आपको गतिविधि सिखाता है, अनुशासन सिखाता है, वहां का व्यवहार सिखाता है, वहां के तौर तरीके सिखाता है कि कैसे अब आपको पढ़ाई के बाद कार्यालय में जाना है या व्यवसाय में जाना है। यानी कि अपने काम को करते हुए आप दूसरे कर्मचारियों के कार्य से आप अपने कार्य प्रणाली के बारे में भी जान सकते हैं, और ऐसे में जरूरी होगा कि आप अपने काम से ही मतलब रखें, और जो भी प्रोजेक्ट पे आप करेंगे उसके बारे में न तो कुछ व्यर्थ बात करने की जरूरत नहीं है, ज्यादा से ज्यादा सीखने की कोशिश एक इंटर्न को करना चाहिए इस दौरान। बिल्कुल, जैसे कि बात है कि जाहिर है कि अगर हम इधर उधर की बात करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारा कार्य प्रभावित होगा, तो आपको बिल्कुल बिल्कुल केंद्रित होना चाहिए, आपका पूरा का पूरा ध्यान अपने काम पर, और सर्वोत्तम प्रदर्शन करेंगे तो जाहिर है वहीं आपको हो सकता है कि रोजगार मिल जाए। और जैसे हमने कहा कि आपकी पूरी तैयारी हो रही है कार्यालय के, तो अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करें और सीखने की कोशिश करें। तो ये ना सोचें कि अब आपकी नौकरी लग गई, बल्कि सीखने की कोशिश जारी रखें। समय से काम करें, तय समय में करें, सकारात्मक रवैया, छोटी छोटी सी बातें हैं कि नई जगह है, नया काम है, तो आप अपनी सफलता के लिए इस काल का पूरा इस्तेमाल करें।
उनसे भी हंसी है ख्वाब मेरी जिंदगी के, खुशी से परे है मोड़ और भी खुशी के। मैं देखता नहीं कभी इधर उधर, बस अपनी मंजिलों पे है मेरी नजर। देख मुझको मेरे हमसफर, बड़ा प्यारा सा गीत। जी। और भाई हमने जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो सबसे बाद में रखी है। क्योंकि ताकि हमारी सभी जो श्रोता है और सखियां हैं वो कार्यक्रम पूरा अंत तक सुने। ऐसा नहीं कि करियर की बात हुई और उसके बाद उन्होंने ट्रांजिस्टर कर दिया बंद है कि नहीं। जी। तो भाई मानव संसाधन प्रबंधन जो होता है, जिसको हम ह्यूमन रिसोर्स कहते हैं, ह्यूमन रिसोर्स की बहुत जरूरत पड़ती है, क्योंकि किस तरह से जो मानव संसाधन काम कर रहा है, जो व्यक्ति काम कर रहे हैं, कर्मचारी हैं, उनका अधिक से अधिक सदुपयोग किया जा सके, उनमें जो गुणवत्ता है उनका इस्तेमाल किया जा सके, और जो भी व्यवसाय है उसका जाहिर है कि मुनाफा उसी का होगा। जी। और जैसे कि आपने बोला कि दोनों का मुनाफा हो, जो अधिकारी या जो कंपनी के मालिक हैं उनका भी, और वहाँ पे जो काम करते हैं कर्मचारी उनका भी। तो इन दोनों के बीच में जो सामंजस्य बिठाता है वो है ये मानव संसाधन प्रबंधक। तो ये प्रबंधक की जिम्मेदारी भी होती है कि गतिविधियों का, जो कंपनी की गतिविधियां उसका भी संचालन करे, और उसको न्यायिक और तर्कपूर्ण ढंग से हर चीज करनी आती हो। अगर ये खूबी है एक व्यक्ति में, तो वो ये एचआर जो हम छोटे शब्द में कहते हैं, ये ज्यादा प्रसिद्ध है कि हम एचआर में मैनेजमेंट कर रहे हैं। तो ये सब उसे आता हो, और उसकी कार्यशैली न तो कंपनी के हित में आड़े आती है और उसकी कार्यशैली दोनों के लिए ही फायदेमंद हो। यानी जैसे कि हमने पहले ही कहा ना कि आपकी कुशलता जो है उसका भी भरपूर इस्तेमाल करें, क्योंकि जब हम भरपूर इस्तेमाल करेंगे तभी आप खुश होंगे। क्योंकि जो भी हमारे में कुशलता है हम चाहते हैं कि उसका प्रदर्शन हो। तो एक एचआर की जिम्मेदारी होती है, जो भी उस पद पर बैठा हुआ है, कहीं वहां पर सहयोगी होते हैं, कुछ सीधे प्रबंधक जो होते हैं वो सब करते हैं कि कौन सा व्यक्ति कहां पर सबसे ज्यादा सही है, उसका सदुपयोग करे। तो जाहिर है कि वो भी खुश रहेगा, क्योंकि अगर आप में गुणवत्ता कुछ और है और कहीं और बैठा दिया, आप सामाजिक रूप से बड़े अच्छे बड़े चपल हैं बात करने में, और कहीं आपको किसी कोने में बैठा दिया कि लो ये रजिस्टर से उसमें चढ़ाओ, उससे उसमें करो, बस आपका मन दुखी हो जाएगा, आपकी आत्मा मर जाएगी। तो कुछ ऐसी चीजें हैं कि जो व्यक्ति की खूबी है या जो उसने पढ़ाई की है उसका सदुपयोग सबसे ज्यादा कहाँ हो सकता है, या कभी कभी अगर उसको कहते हैं कि इसको निचोड़ लेना तो वो ये लोग करते हैं। तो जाहिर है कि वो व्यक्ति जो है, जो कर्मचारी है, वो भी खुश होता है, और जो पूरा व्यवसाय है, जो संस्थान है, जो भी चीज है जहां पर हम काम कर रहे हैं, मुनाफा फिर हमने कहा कोई उसी का होना है अंततः। तो है ना। तो यानी कि एक अच्छा मानव संसाधन प्रबंधक कर्मचारियों के पद और वेतन का निर्धारण भी करता है, और हमेशा उनके काम के आधार पर वो देखता है कि कैसे किसको क्या सैलरी देना है। और कर्मचारियों को समय समय पर नई तकनीक की जानकारी भी ये कराता है कि भाई ये चीज अब आपको मालूम होनी चाहिए, सीखनी चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए। व्यवस्था करते हैं, कभी कभी कार्यशालाएं आयोजित करते हैं एचआर जो होते हैं, ताकि उनके जो भी लोग हैं उनको अद्यतन जानकारी हो और बिल्कुल अपडेट रहे हैं उनके जो भी कर्मचारी हैं। जी एचआर की जिम्मेदारी होती है। और जब एचआर का कोर्स करते हैं रेणु जी, तो अगर वो व्यक्ति साथ में लॉ की भी पढ़ाई अगर कर लेता है, तो कहते हैं कि जो श्रम न्यायालय में कंपनी जो कानूनी पहलू होते हैं ना, तो उन सबको देखने के लिए भी एचआर
काम करते हैं कि क्या-क्या कानून है और क्या-क्या अधिनियम है? हाँ, क्योंकि उन्हें जब कर्मचारियों से काम लेना होता है तो उन्हें कुछ कर्मचारी ऐसे होते हैं जो उन्हें चैलेंज करते हैं, चुनौती देते हैं कि ये आप हमसे गलत करवा रहे हैं। जी। तो उनके लिए उनको उसकी जानकारी होना भी बहुत ज़रूरी है, विधिक जानकारी भी बहुत ज़रूरी है एचआर को, ताकि वो बता सके कि कंपनी का नियम ये कहता है और कर्मचारियों के लिए ये नियम है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी का अहित हो रहा है। तो जैसे पहले ही तुमने कहा कि न्यायिक और तर्कपूर्ण होना चाहिए, तो अगर हम न्याय के साथ रहेंगे तो उसकी जानकारी होगी, तभी हम सही काम कर पाएंगे। जैसे कि कुछ घंटे निर्धारित हैं, कुछ मिनिमम वेतन निर्धारित है, ये सारी चीजों की जानकारी एचआर को होना बहुत जरूरी है। या जैसे कि छुट्टी देना है, अगर छुट्टी के दिन कर्मचारी आया काम पर तो उसको कितना कॉम्पनसेशन देना है, उसके एवज में क्या देना है, ये सारी चीजें एचआर की जिम्मेदारी है। उसके साथ साथ कंपनी के हित की भी होती है ये बात, और वहीं कर्मचारियों के भी हित की होती है कि बीच बीच में उनके मनोरंजन का भी ख्याल रखा जाए कर्मचारियों के, कि कैसे उनका स्ट्रेस आउट हो, यानी कि उनका जो तनाव है वो कम हो। तो ये सब जिम्मेदारी एचआर की होती है। तो मतलब जिसको कह सकते हैं ना कि पूरा प्रबंधन उसके हाथ में होता है। तो अगर जिस व्यक्ति को या घर में जैसे हमारे सखियां सुन रही, उन्हें लगता है कि हाँ हमारे बच्चे में इस तरह की खूबियां हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि घर में देखते हैं कि कौन मेहमान आया और घर में माँ को क्या चाहिए और पिताजी को क्या चाहिए, कैसे व्यवस्था करते हैं। तो कुछ इस तरीके के बड़े तेज बच्चे होते हैं मतलब जिसको कहते हैं ना बिल्कुल चौकन्ना रहते हैं। बिल्कुल। तो वो ये कोर्स कर सकते हैं, और ये कोर्स विभिन्न संस्थाएं और जो विश्वविद्यालय हैं कई सारी जगह उपलब्ध है। जैसे आप बीबीए कर लीजिए, बीबीएम ये भी पाठ्यक्रम है, वहां पे भी इस तरह के कोर्स होते हैं जिसमें ये मानव संसाधन विषय पढ़ाया जाता है। और ह्यूमन स्नातक स्तर की पढ़ाई है बीबीएम, जैसे बिजनेस बैचलर इन बिजनेस मैनेजमेंट। और हाँ जी, और ये शिक्षा एक स्पेशलाइज्ड विषय के तौर पे ये ग्रेजुएशन के लेवल पे कराया जाता है। और इसके अंतर्गत जैसे हमने अभी बात करी ना कि लेबर लॉ और प्रेरणादायक तकनीक, कंपनी का व्यवहार, कर्मचारियों के साथ व्यवहार और कर्मचारियों के लिए आवश्यक संस्थान, ये सारे विषय पढ़ाते हैं। इसलिए तो वो इतने इन सब चीजों में होशियार हो जाते हैं कि कैसे सब चीजों को संभालना है। और किसी भी विषय में स्नातक करने के बाद एचआर में आप एमबीए यानी कि बिजनेस मैनेजमेंट मास्टर्स एडमिनिस्ट्रेशन ये किया जा सकता है, और डिप्लोमा कोर्स भी कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि नहीं हम मास्टर्स ना करें तो आप डिप्लोमा कोर्स भी कर सकते हैं। लॉ की डिग्री जैसे पहले हमने बात करी कि अगर साथ में ले तो बहुत ज्यादा सहायक होती है। और इसमें अवसर भी इस तरह मिलते हैं कि मानव संसाधन में जब आप ये कोर्स कर लेते हैं, सरकारी गैर सरकारी दोनों तरह के सेक्टर में नौकरी मिलने की बहुत आशाएं बढ़ जाती हैं। और चाहे तो आप बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों में वहां पे भी अलग अलग विभाग बनाते हैं खास तौर पे एचआर के लिए, तो वहां पे भी आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिनमें कई लोग काम करते हैं और कई अलग अलग विभाग होते हैं इसमें भी। और सार्वजनिक क्षेत्र में बैंकों में मानव संसाधन के जानकारों को ये विशेषज्ञ अधिकारी के रूप में बैंक रखती है कि एचआर का पूरा एक अलग विभाग होता है वहां पर। और इस कोर्स को करने के लिए जो खास इंस्टीट्यूट है, जैसे कि एक्सएलआरआई जो कि जमशेदपुर में है, फिर आईटीएम ऑनलाइन यूनिवर्सिटी जो कि मुंबई में है, मैनेजमेंट डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट गुड़गांव में है। आप चाहें तो उसका वेबसाइट जैसे www.mdi.ac.in, यहाँ पे भी आप इनकी संपूर्ण जानकारी देख सकते हैं। एफएमएस दिल्ली यूनिवर्सिटी जो कि दिल्ली में है, इस पे भी आप fms.edu यानी edu पे जा करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। और इसके अलावा इंटरनेट पे और कई सारे पूरी विस्तृत जानकारी है कि ये किस तरह से और कहाँ ये कोर्स किया जा सकता है। तो जाहिर है कि आप एक अच्छे प्रबंधक के तौर पर, बल्कि यूं कहें कि मानव संसाधन का बिल्कुल सही उपयोग करना इसमें आता है, सिखाया जाता है। और उसके साथ साथ आपको समझ में आ जाता है कि एक व्यक्ति में क्या गुणवत्ता है, उसका कैसे इस्तेमाल किया जाए और कैसे कंपनी को भी फायदा हो और उस व्यक्ति को भी फायदा हो। तो एक बीच की कड़ी का बहुत अच्छा काम है। इसमें बहुत हद तक इसको ये भी कह सकते हैं कि पब्लिक रिलेशन ऑफिसर्स भी बहुत इसी तरीके के होते हैं जो पब्लिक रिलेशन का भी काम करते हैं। तो एक बीच की कड़ी है, बीच की कड़ी हमेशा बहुत अच्छी होती है, बड़ी मजबूत होनी चाहिए। और हम सब भी खुश रहें तो इसके लिए गीत भी होना चाहिए।
मनवा लागे ओ मनवा लागे लागे रे सावरे लागे रे सावरे ले तेरा हुआ जिया का जिया का जिया का ये गाँव रे मनवा लागे ओ मनवा लागे लागे रे सावरे लागे रे सावरे लिखला मैंने जिया का है दावरे मुसाफिर हूँ मैं दूर का, दीवाना हूँ मैं धूप का, मुझे ना भाए ना भाए ना भाए छावरे। मनवा लागे ओ मनवा लागे लागे रे सावरे लागे रे सावरे ले तेरा हुआ जिया का जिया का जिया का ये गाँव रे ऐसी वैसी बोली तेरे नैनों ने बोली जाने क्यों मैं डोली ऐसा लगे तेरी होली मैं तू मेरा तूने बातें खोली कच्चे धागों में पिरोली, बातों की रंगोली से ना खेलूं ऐसे होली मैं ना तेरा। किसी का तो होगा ही तू क्यों ना तुझे मैं ही जीतूं खुले ख्वाबों में जीते हैं बावरे। मन के धागे ओ मन के धागे धागे पे सावरे है लिखा मैंने तेरा ही तो नाम रे रस बूंदिया नयन पिया रास रचे दिल धड़ धड़ धड़के शोर मचे यूं देख देख सा लग जाए मैं जल जाऊं बस प्यार बचे ऐसे डोरे डाले काला जादू नैना काले, तेरे मैं हवाले हुआ सीने से लगा ले आ मैं तेरा। ओ दोनों धीमे धीमे जले, आजा दोनों ऐसे मिले, जमीन पे लागे ना तेरे ना मेरे पाँव रे। मनवा लागे लागे रे सावरे ले तेरा हुआ जिया का ये गाँव रे रहूं मैं तेरे नैनों की छाव रे ले तेरा हुआ जिया का ये गाँव रे रहूं मैं तेरे नैनों की मनवा लागे तो भाई आजकल तो हमें लगता है ना दीपा कि सबका सिर्फ मनवा जो है ना सिर्फ मैसेज में लगा रहता है ना। बिल्कुल सही। हाथ से फोन छूटते नहीं है ना। बिल्कुल, या तो पढ़ रहे होंगे या लिख रहे होंगे। तो जैसे आप बोल रहे हैं ना लिख रहे होंगे, तो उसके भी कुछ तौर तरीके नहीं रहते होंगे रेणु जी की? बिल्कुल होते तो हैं, लेकिन पता नहीं हमें तो नहीं समझ में आता ये कौन सा तौर है कौन सा तरीका है, क्योंकि कभी तो पढ़ने में समझ में ही नहीं आता ये लिखा क्या है। जी, कई बार नहीं ऐसा होता है कि हमने बातें तो बहुत सारी लिख दी है, तो दोपहर के वक्त जैसे बैठे हैं या सब काम काज हो गया है, कोई दिल की बात अपने फ्रेंड को लिख दी, दोस्त को, या कोई अपना बहुत ही प्रिय है उसको लिख दी, और वो अगर सिर्फ बदले में लिख दे के,
यानी ओके भी ना लिखे तो एकदम दिल को लग जाता है कि इतनी सारी मैंने उसको बातें बताई और उसने सिर्फ ओके लिख करके मुझे जवाब दिया। ओके कहाँ लिखा, ओके लिख दे तो ठीक है, हमें लगता है ना, सिर्फ के लिखा। हाँ, तो ये बात महत्वपूर्ण है कि आप अगर ओके लिखना है तो ओके पूरा लिखें जी, ऐसे ना करें। और इसके साथ साथ कि अगर आपके पास वक्त नहीं है तो आप कुछ न लिखें, हमें लगता है ऐसे मौके पर। हो सकता है कि ठीक है, दीपा ने जैसा कहा कि हमने बहुत दिल की अपने बात लिखी, हो सकता है कि सामने वाले के पास उतना समय न हो, तो अगर आप कुछ नहीं लिखेंगी तो वो समझ जाएगी कि व्यस्त है, तो और बाद में इत्मीनान से लिखें, है ना। और इसी तरह से वो हम लिख देते कोई HMM ऐसे बना कर तो वो भी बहुत ऐसा लगता है कि बस इतना सा लिखा है कि हामी भरने के लिए जो हम लिख देते थे, तो वो लगता है कि अरे इन्होंने मुझे मेरी बात को लिया नहीं। पर जैसे आप कह रहे हैं कि हो सकता है वो व्यस्त होंगे या बाद में आपको मैसेज करेंगे या जैसा भी होगा वो आप तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। उसके अलावा कई बार देखा गया है कि बहुत सारे आपके परिवार के या आपके पर्सनल फोटो भेज देते हैं। ठीक है, आपके बहुत अंतरंग मित्र हैं या परिवारजन हैं तो आप जरूर भेजिए, लेकिन सबको भेजने में सोचना चाहिए कि हम ये भेजें या नहीं भेजें। बहुत सारे वीडियोस भेज दिए, बहुत सारे फोटोग्राफ्स भेज दिए। ठीक है, सोशल मीडिया है, आप वहाँ, ये तो आपका अपनी जगह है, तो आप चाहें जैसा जो उसमें कर सकते हैं। लेकिन हर जगह कहते हैं ना, बराबर की हर चीज की एक सीमा में ही अच्छा लगता है, तो वो उतना ही अच्छा लगता है। अगर आपने 4 बहुत अच्छे अच्छे संदेश एक साथ, हो सकता है कभी कभी बहुत सच में इतने खूबसूरत तरीके के संदेश आते हैं, इतने सुंदर होते हैं कि दिल तक पहुंच जाता है, तो लगता है किसी हम अपने 2-4 मित्रों तक ये पहुंचाएं। तो आप सिर्फ एक को भेजें, तभी अहमियत उसकी बनी रहेगी और उसकी जो गुणवत्ता है वो बनी रहेगी ना। नहीं तो वो तो 4 अगर आपने भेज दिया तो वो कौन सा पढ़े और कौन सा छोड़े, फिर लगता है सब छोड़ देते हैं। बिल्कुल हाँ, और ऐसे में कोई अच्छी बात छूट जाती है। बिल्कुल जी। तो आप सहेज के रखें उन अच्छे संदेशों को। और सबसे बड़ी बात तो है कि संदेश स्वयं हाथ से लिखकर भेजें। अगर सुबह, हमने जैसे पहले भी कहा था कि सुप्रभात अगर आप खुद लिखकर भेज रही हैं तो उसका अलग महत्व है। और वहीं कोई ऐसा बहुत खास ऐसा संदेश आ गया जहां कुछ आप लाजवाब हैं तो आप बात कर लें, बिल्कुल बेहतर है। और इमोजीज के भी मतलब समझ के भेजना चाहिए, कहाँ पे स्माइल वाला है या कहाँ पे नाराजगी वाला है। तो ये छोटी छोटी बातें होती हैं। और व्याकरण का भी ध्यान रखें, बहुत छोटे छोटे शब्द काट काट के ना लिखें तो अच्छा है, पूरा पूरा लिखें, जब भी लिखें पूरा लिखें। जी हाँ, यानी कि जो बात है वो कहीं ऐसा ना हो कि उसका बिल्कुल मतलब ही बदल जाए, तो ऐसा ना हो कि समय हमारा भी भाग जाए। तो अब हम सखियों से लेते हैं विदा, तो स्वीकार कीजिए रेणु चतुर्वेदी और दीपा माहेश्वरी का नमस्कार। सखी सहेली।